सुप्रभात। अब हम यानी भाषा की जो विशेषता है, भाषा की परिभाषा की जो विशेषता है वो देख रहे हैं। तो पहली जो है वह है ध्वनि मूलक, यानी भाषा की परिभाषा की जो विशेषता है पहली ध्वनि मूलक है। जो यानी भाषा की जो वे कहते हैं कि अर्थात भाषा अभिव्यक्ति का आधार ध्वनि होता है। वक्ता अपने भावों को व्यक्त करने के लिए ध्वनियों का प्रयोग करता है और श्रोता भी ध्वनियों के माध्यम से ही विचारों को समझ सकता है। वैसे तो विचार विनिमय आंखों के संकेत या स्पर्श आदि साधनों के द्वारा होता है, लेकिन वे कहते हैं किंतु स्पर्श या आंखें ये जो है साधन भाषा के अंतर्गत नहीं आता है। तो यानी स्पर्श हो या आंखों के द्वारा जो इशारा होता है वो यानी भाषा में नहीं आ सकता है, भाषा के साधन में नहीं आ सकता है। दूसरी जो विशेषता है उसकी वह है भाषा की ध्वनियां, यानी जैसे हम देखते हैं यानी ध्वनि जैसे मुख से उच्चारित ध्वनि जो है तो उसकी एक जगह होती है, उसी के आधार पर उसका नामकरण किया गया है। जैसे दंत ध्वनि, जैसे ओष्ठ ध्वनि, जैसे तालव्य ध्वनि, कठोर तालव्य, मृदु तालव्य, कंठ ध्वनि, नस्य ध्वनि, स्पर्श ध्वनि। तो ऐसे जो है तो उसके लिए उन्होंने नामकरण कर दिया भाषा की ध्वनियां। ध्वनि उच्चारण अवयवों से उच्चारित होता है। उच्चारण अवयव जो है ओष्ठ है, जुवा है, दांत है, तालु है आदि है। इनकी सहायता से ध्वनियों का निर्माण किया जाता है और भाषा का उच्चारण किया जाता है। तो यानी दांत से निर्माण होने वाली ध्वनि जो है दंत ध्वनि त थ द ध। ओष्ठ से निर्माण होने वाली ओष्ठ ध्वनि प फ ब भ म। न से निर्माण होने वाली न यानी न होता है। और फिर उष्ण ध्वनि भी उसे कहते हैं, नस्य ध्वनि को उष्ण ध्वनि। क्योंकि उष्ण ऐसा क्यों? क्योंकि हम नाक से सांस लेते हैं और नाक से ही छोड़ देते हैं, तो इसी कारण नाक से उष्ण हवा बाहर निकल जाती है। इसी और न का उच्चारण करते समय हमें हवा बाहर छोड़नी पड़ती है और बाहर हवा छोड़ते समय उष्ण होती है, इसी कारण उसे उष्ण ध्वनि कहा गया है या उसे नस्य ध्वनि भी कहते हैं। ट ठ ड ढ जैसे स्पर्श ध्वनि जो ऐसे होते ट ठ ड ढ। जुवा जो है जुवा यानी दोनों तरफ स्पर्श करके यानी ऊपर तालु को यानी स्पर्श होता है। च छ ज झ च छ यानी ये स्पर्श ध्वनि दांत के पीछे जो मसूड़े होते हैं उसे स्पर्श करके निकल जाती है। तो ऐसे उसका यानी विभाजन कर दिया है, क्योंकि अध्ययन के लिए विभाजन कर देते हैं तो अच्छा अध्ययन हो जाता है या हम जो हमारा जो उद्देश्य होता है उद्देश्य तक हम सहजता से पहुंच जाते हैं। इसी कारण ध्वनियों का भी विभाजन कर दिया है। भाषा का उच्चारण किया जाता है, वैसे तो ध्वनि ताली बजाकर भी या अन्य प्रकार से भी उत्पन्न कर सकते हैं। ध्वनि ही निर्माण करनी है तो क्या जरूरत है मुंह खोलने की? ताली बजाते हैं या कोई बर्तन बजाकर, जैसे यानी आज कोरोना महामारी का प्रसंग चल रहा है तो उसी समय यानी जैसे हम देखते हैं मार्च अप्रैल में एक प्रयोग चल रहा था, यानी हमारे प्रधानमंत्री जो है उनका प्रयोग चल रहा था। पहले उन्होंने थाली बजाने के लिए कहा, फिर एक दिन दीपक जलाने के लिए कहा। यानी उससे क्या है मनुष्य के मन में उत्साह पैदा करना है, लेकिन ये उत्साह कैसा? यानी अपनी भावनाएं प्रकट करना उसका उद्देश्य था। तो ऐसे ध्वनि ही उच्चार करनी है,
तो ध्वनि की निर्मित करनी है तो हम गिलास जमीन पर फेंक देते हैं तो भी आवाज होती है। लकड़ी को काटते हैं तो लकड़ी को जमीन पर गिरा देते हैं तो भी उसकी आवाज हो जाती है। तो ने आवाज की यानी ध्वनि की निर्मित करने के लिए बाह्य साधनों की सहायता नहीं लेनी है। हमें क्या करना है, मुख से उच्चारित ही ध्वनि है उसे भाषा में हमें लेना है। वैसे तो ध्वनि ताली बजाकर या अन्य प्रकार से भी उत्पन्न कर सकते हैं, किंतु भाषा विज्ञान में जिन ध्वनियों की चर्चा की जाती है वह केवल उच्चारण अवयवों से ही उच्चारित की जाती है। यानी उस ध्वनियों को, किस ध्वनियों को स्थान है यहाँ, यानी मुख से उच्चारित, यानी मुख से, यानी मुख में जो अवयव है उससे ही उच्चारित ध्वनि है, उसे ही भाषा विज्ञान में या भाषा में स्थान दिया गया है। भाषा की एक व्यवस्था होती है, अगली विशेषता है पहली ध्वनि मूलक, दूसरी भाषा की ध्वनियां, तीसरी जो है भाषा की एक व्यवस्था होती है जिसके कारण बोलने वाला कुछ कहना चाहता है और सुनने वाला भी भाषा के माध्यम से वही ग्रहण कर देता है। इसी तरह की व्यवस्था न होती तो वक्ता कुछ कहता है और श्रोता कुछ सुनता है, तो यह स्थिति जो होती है यानी एक दूसरी भाषा को हम जानते नहीं तब होता है। जैसे यानी मराठी बोलने वाला हिंदी जानता नहीं है, हिंदी वाला उसके सामने सिर पटक पटक कर अपनी भावना, अपनी इच्छा व्यक्त करता है, किंतु सामने वाला कुछ समझता नहीं है क्योंकि वह हिंदी जानता ही नहीं। जैसे आज हमारी अवस्था होती है, जैसे कन्नड़ हो या जैसे अंग्रेजी हो या तमिल हो, तेलुगु हो, वह अग्नि परिभाषा, अग्नि परिवार की परिभाषा, ये भाषा जो है वह तो अलग है, उसे हम समझ ही नहीं सकते हैं। तो वे लोग हमें कुछ भी कहे, गालियां दे, डांटे, कुछ भी कहे, हम समझ नहीं सकते हैं। अगर उसके सामने खड़े हम हो जाते हैं तो उसके चेहरे का भाव से देखकर शायद कुछ हम समझ सकते हैं, लेकिन यानी जैसे मोबाइल पर हो या दूसरे यानी श्रोता जो होता है वो यानी जैसे हम कोई भाषण सुनने के लिए जाते हैं बड़े बड़े व्यक्ति के और वह अंग्रेजी में भाषण देने लगते हैं तो हम यानी बहरे की तरह बैठ जाते हैं, उसका सिर पर चेहरा देखते रहते हैं क्या बोलता है। यानी बहुत नजदीक हो तो उसका चेहरे का भाव दिखाई देता है, बहुत दूर हो तो कुछ नहीं है, तो यानी गूंगे के समान हमें वहां बैठना पड़ता है। यानी क्या कहता है क्या पता, भाषा, उनकी भाषा की प्रकृति अलग है अंग्रेजी की, हमारी भाषा की प्रकृति अलग है। तो ऐसे जो है, ऐसे अगर भाषा की एक व्यवस्था नहीं होती तो ऐसा नहीं हो सकता। सुनने वाला कुछ सुनता है, बोलने वाला कुछ बोलता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसी कारण जैसे हम देखते हैं भारत स्वतंत्रता करने के लिए जो गांधी जी ने असहकार आंदोलन चलाया था, उसके लिए उसी समय उनके समझ में आ गया, उन्होंने सर्वे के रूप में देखा तो उनके बात समझ में आई कि यानी हम प्रांत, हर एक प्रांत की भाषा को एक भाषा में बांधना चाहिए, तभी अलग अलग प्रांत के लोग एक हो जाएंगे। इसीलिए उन्होंने अपने भाषण की जो भाषा है, उनकी मातृभाषा गुजराती थी, फिर भी उन्होंने यानी हिंदी को अपना लिया और वे जहाँ जहाँ प्रचार सभा के लिए लोगों को भाषण देने के लिए जाते थे तो वहाँ वे हिंदी में भाषण देते थे, लोगों को यानी एक दुआ के रूप में बांधने का प्रयत्न वे करते थे। जैसे हम यानी एक टोकरी भरकर हम फूल लेकर आए हैं और हम एक माला बनाना चाहते हैं, तो ये माला के रूप में हम किसी को अर्पण कर सकते हैं या प्रदान कर सकते हैं? नहीं, उसे एक धागे में पिरोना चाहिए तब वो माला बन जाती है। तो उसी समय उन्होंने सोचा
कि यानी सभी लोगों को, सभी प्रदेशों को अगर एक धागे में हम बांध देंगे तो सभी लोग आपस में एकजुट हो जाएंगे। इसीलिए उसी समय उन्होंने यानी अपने भाषण की जो भाषा है वो हिंदी अपनाई और लोग उनके पीछे भाषा के माध्यम से उनके पीछे लोग आ गए, क्योंकि उनके विचार सामान्य जनता तक कैसे पहुंचने वाले। गुजराती में बोलेंगे तो महाराष्ट्र के लोग नहीं समझेंगे गुजराती कैसी भाषा। उसी समय तो यानी हिंदी भी गांव के लोग नहीं समझते, लेकिन आज क्या हो गया है, जैसे दूरदर्शन आ गया, मोबाइल आ गया, इसी कारण घर कितने भी अनपढ़ लोग क्यों न हो, थोड़ा थोड़ा वो हिंदी समझ जाते हैं। नहीं तो पहले लोग समझते थे तो ये दूसरों की भाषा है, अपनी भाषा नहीं है। तो हम भी मानते थे ये अपनी भाषा नहीं है, ये यानी जैसे किताब की भाषा है, किताबें पढ़ने वाले लोगों की भाषा है, क्योंकि गांवों में हिंदी कोई बोलता ही नहीं था। तो ऐसे जो है भाषा एक व्यवस्था है और उसे अगर वक्ता और श्रोता के बीच में हमें सामंजस्य स्थापित करना है तो दोनों भी यानी क्या होने चाहिए, वो भाषा समझने वाले चाहिए। इसी कारण जैसे आज हम देखते हैं तो यानी ट्रांसलेटर के दुभाषी होता है, यानी दुभाषी यानी ट्रांसलेटर, यानी जैसे हम अमेरिका में जाएंगे, चीन में जाएंगे तो चीन भाषा तो हम समझ नहीं सकते हैं, तो वहाँ यानी जो दुभाषी होता है तो वह यानी सामने वाला व्यक्ति क्या कहना चाहता है वो हमें हिंदी में बताता है या अपनी मातृभाषा हो उसमें बुलाता है, बताता है। जैसे हम कई विदेश में यात्रा के लिए चले जाते हैं तो उसी समय यानी वो टूरिस्ट कंपनियां जो होती है तो उनके जो मैनेजर होते हैं वो दुभाषी होते हैं, उन्हें वही की भी भाषा आती है और अपने लोगों की भी भाषा आती है। इसी कारण वे यानी जो पर्यटक है उन्हें अपनी मातृभाषा में या लोगों को जो अच्छी लगती है उस भाषा में अनुवाद करके बताता है। तो ऐसी स्थिति जो है यानी भाषा की एक व्यवस्था नहीं होती तो ऐसा हो जाता है। इसी कारण कहा जाता है कि यानी जो बहरा है उसे बहुत अच्छा गीत सुनाना और वो अंधा है उसे बहुत अच्छा दृश्य दिखाया तो वो क्या कहेगा, यानी जो बहरा है वो कुछ भी सुन नहीं सकता और अंधा है वो प्रकृति का, हिमालय का भी सौंदर्य उन्हें दिखा दिया तो भी वह देख नहीं सकता है। तो उसी तरह की स्थिति अगर भाषा में व्यवस्था नहीं होती तो हो सकती है। यानी प्रतीक जो होते हैं, प्रतीक या भाषा प्रतीकात्मक होती है, भाषा जो होती है वो प्रतीकात्मक होती है। भाषा में प्रयुक्त सारे शब्द मूलतः प्रतीक होते हैं, मतलब ध्वनि और अर्थ का कोई सह संबंध भाषा में नहीं होता। जैसे यानी कमल शब्द जो है उसे कोई भी मात्रा नहीं है, वह यानी सभी कमल तीनों जो अक्षर है वह यानी लघु है, उसे कोई भी मात्रा नहीं है। लेकिन उसे कहीं भी यानी मान लीजिए ब्लैक बोर्ड है और ब्लैक बोर्ड एक कोने में क लिखा, एक कोने में म लिखा, नीचे ल लिखा तो उसका कोई अर्थ हमें प्रतीत नहीं होगा। इसी कारण उसे एक जगह हम लिखते हैं तो एक पुष्प का नाम वो बन जाता है। तो ये कमल एक जगह हम लिखते हैं तो कमल पुष्प का नाम हो गया है। तो ऐसे जो है भाषा प्रतीकात्मक होती है। कमल मतलब किसी भाषा का प्रयोग हम कर सकते हैं और उसमें यह शब्द संबंधित वस्तुओं के प्रतीक मान गए हैं। जैसे कमल यह पुष्प है हमारे पास है, भारत में उसे कमल कहते हैं। कोई कहता है जलज कहता है, संस्कृत में उसे जलज कहते हैं, अंग्रेजी भाषा में उसे लोटस कहते हैं। और जैसे हम कोई बूढ़े आदमी हैं और उसे कहेंगे ये लोटस ले लो तो वो लोग कहेंगे ये लोटस क्या है, ये गुलाब का फूल है। कई लोगों को पता है लोटा यानी बर्तन जो होता है पानी पीने का उसे लोटा कहते हैं, वे कहेंगे कि अरे ये कमल का फूल है उसे लोटा कह रहे, यानी क्या है इसमें शब्दों में यानी गफलत हो जाती है। जैसे गुलाब का फूल होता है, वो गुलाब का फूल हम भारतीय लोग कहते हैं गुलाब का फूल है, गुलाब का फूल है। फिर वो क्या कहेंगे, यानी अनपढ़ है जो अंग्रेजी नहीं जानते उसे कहेंगे ये रोज है।
अरे रोज, ये कैसे रोज है या गुलाब का फूल है? तो यह जो है उसे यानी संस्कृत के कई शब्द होते हैं या विदेशी शब्द होते हैं, ये हम नहीं जानते हैं, तब उसमें यानी अलग अर्थ प्रतीत हो जाता है। तो हिंदी में अलग अलग भाषाओं के शब्द आए हुए हैं। जैसे हम अपने बड़ी बहन को अक्का कहते हैं, लेकिन क्या है, तो अक्का आज चल गया है क्योंकि कोई परिवार में दो लोग ही दो बच्चे होते हैं, इसी कारण किसी को क्या कहना ये तो बचते हैं। लेकिन कई साल पहले यानी 25-30 साल पहले एक परिवार में 4-5 बच्चे होते थे, तो उसे यानी बड़े बड़े लोगों को नाम नहीं लिए जाते थे, तो उसका नामकरण किया जाता था। बड़ी बहन होते अक्का, ताई, दीदी या माई, ऐसा कहा जाता था। तो ये उसके नाम से, तो उसमें ये क्या है, ये अक्का ये शब्द जो है वो मराठी का नहीं है, वो कन्नड़ भाषा का है। और उसे यानी प्रांत यानी सीमावर्ती इलाके से वह आकर महाराष्ट्र में ऐसा बैठ गया कि यानी उसे यानी लोग यानी अपना है ऐसे मानने लगे। तो ऐसे जो है दूसरी भाषा से आए हुए शब्द भी ऐसे बैठ जाते हैं, उसके लिए यानी प्रतीक जो होता है यानी ऐसा बैठ जाता है उसके धब्बा, वो निकालने से निकल नहीं सकता है। तो ऐसे जो है भाषा प्रतीकात्मक होती है, यानी उसके लिए एक निश्चित ही अर्थ होता है। जैसे हम पानी को पानी कहते हैं, तो कोई उसे जल कहेगा, कोई उसे नीर कहेगा, कोई उसे वाटर कहेगा ने। जैसे वाटर या अंग्रेजी शब्द, नीर यानी ये प्रयोग में नहीं है, यानी जैसे संस्कृत में उसके लिए हम माना है, फिर जल भी संस्कृत में मानते, लेकिन आज जो प्रचलित शब्द है वो पानी है। लेकिन पुराने लोग जो है या जैसे कई ग्रंथ है उसमें जल का प्रयोग किया गया है। और फिर नीर यानी जैसे यानी संस्कृत भाषा है वहीं पे नीर का प्रयोग किया गया है। तो ऐसे जो है ये शब्द है, तो उसे पानी या हम कहेंगे यानी, और अंग्रेजी के लोग उसे वाटर कहेंगे। तो समझने वाला सामने हो तो वो कहेगा अरे उसे पानी की आवश्यकता है, यानी आज हम बोलते बोलते वाटर ही बोलते रहते हैं, क्योंकि उस भाषा का प्रभाव इतना पड़ गया है हम पर, हम अपनी भाषा के मूल शब्द है वो भूल रहे हैं और दूसरे शब्द ऐसे घुला मिला रहे हैं हम, यानी दूध में शक्कर मिला रहे हैं। तो ऐसे जो है उसके प्रतीकों में भी परिवर्तन शायद होगा क्या, ऐसा सवाल मन में खड़ा हो जाता है। प्रतीक यादृच्छिक होते हैं। यादृच्छिक का अर्थ है जैसी इच्छा हो, विभिन्न वस्तुओं या विभिन्न क्रियाओं के प्रतीक यह शब्द वस्तु या क्रिया आदि को किसी आंतरिक गुणों को सोचकर यानी नहीं बताए गए, अथवा यह भी असत्य कह सकते हैं कि सतर्क होकर इसका निर्माण नहीं किया जा सकता। इस बात का सबसे प्रमाण यह है कि विश्व की विभिन्न भाषाओं में एक ही वस्तु या क्रिया के लिए अलग अलग शब्द मिलते हैं। यदि यादृच्छिक न हो तो एक वस्तु का सभी भाषाओं में एक ही नाम होना चाहिए, लेकिन प्रतीक ऐच्छिक होने से एक भाषा दूसरी भाषा से भिन्न बन गई है। जैसे टेबल कहते हैं, यानी अंग्रेजी में टेबल कहते हैं, मराठी में उसे क्या कहेंगे, चारपाई। चारपाई तो यानी बेड के लिए भी चारपाई होती है, तो कुर्सी के लिए भी चारपाई होती है। तो चारपाई ऐसे कहने से कोई फायदा नहीं है, तो उसके लिए यानी निश्चित कोई एक ही शब्द है ऐसा हम नहीं कह सकते हैं। अलग अलग शब्द एक ही वस्तु को हम मिलते हैं। जैसे मैंने कहा कि लोटस का उदाहरण, कमल का उदाहरण दे दिया, और फिर यानी गुलाब का उदाहरण दे दिया, वो पानी का उदाहरण दे दिया। फिर यानी जैसे हम देखते हैं कि यानी
स्वाद, सब्जी को स्वाद आने के लिए जैसे हम राई का प्रयोग कर देते हैं। राई यानी जैसे हम मानते हैं कि महाराष्ट्र के लोग उसे मोहरी कहते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश या हिंदी इलाके वाले लोग उसे राई बोलते हैं या राई कहते हैं। तो उसका राई का तेल ऐसे कहेंगे तो हम उसके मुंह को देखते रहेंगे। हम तो यहाँ जैसे उसे यानी तेल मांग रहे हैं, यानी जैसे सूर्यफूल तेल हो या कुछ हो, लेकिन वहाँ यानी राई के तेल का ही प्रयोग होता है। फिर यानी सब्जी को बनाने के लिए हमें राई चाहिए, तो उसे हम मोहरी मांगेंगे तो वो कहेगा ये हमारे पास कुछ नहीं है, या ऐसा कोई चीज है ही नहीं है। तो फिर हम उसे कहेंगे कि सब्जी को स्वाद लाने के लिए जिन जिन चीजों का हम प्रयोग करते हैं, तो दाल बनाने के लिए वो चीजें हमें दिखाइए। तो फिर हम क्या करें, वो दिखाएगा एक एक चीज निकाल कर, तो हम हमारे सामने वो मोहरी दिखाएंगे तो हम कहेंगे अरे ये तो इसे मोहरी बोलते हैं, मोहरी कहते हैं। तो वो कहेगा अरे इसे राई कहते हैं। तो यह जो है दो भाषाओं में होने वाला भेद हमें यहाँ दिखाई देता है। तो यादृच्छिक है, प्रतीक यादृच्छिक होते हैं, यानी अलग अलग भाषा में नाम उसके अलग अलग होते हैं। जैसे यानी जैसे अदरक बोलते हैं, अदरक, फिर उसे आलं भी कहते हैं। तो यानी उसके दो भाषा में नाम, कोई अदरक कहेगा कोई आलं कहेगा, तो यानी चीज वही है। यानी उसे हम दिखाएंगे ये हमें चाहिए, तो वो कहेगा उसे अरे इसे अदरक कहते हैं, और जिसे आलं बोलने वाला कहेगा कि अरे इसे आलं कहते हैं। तो ऐसे जो है चीज एक ही होती है, लेकिन अलग अलग भाषा में उसके नाम अलग अलग होते हैं। तो आज हम यहाँ ठहर लेंगे। प्रतीक यादृच्छिक होते हैं, यहाँ तक हम ठहर जाएंगे, और इसके बाद अगली जो कोई विशेषता है उसे हम